मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, अभी तक हमने कार्यपालिका के संगठन, कार्य, उसकी जो प्रवृत्ति है उन सब का अध्ययन किया और ये जाना कि उसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, कार्यपालिका के गुण क्या हैं, उसकी व्यवस्था क्या है, उसको चुनने की विधि क्या है, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया और इन्हें जाना और समझा। आज हम देखेंगे कि कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं उसमें वृद्धि क्यों हो रही है, अभिवृद्धि क्यों हो रही है। तो कार्यपालिका के क्षेत्र में जो आधुनिक प्रवृत्तियां हैं वो दो प्रकार की पाई जाती हैं। एक तो है कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि और दूसरा है कार्यपालिका में सामूहिक नेतृत्व के स्थान पर एकल नेतृत्व या कार्यपालिका प्रधान की शक्तियों में वृद्धि। तो क्या ऐसे कारण हैं कि कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि होती जा रही है निरंतर और ये फैलती जा रही है। वर्तमान जो व्यवस्था है समाज की, उसका जो उद्देश्य है वो जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। आज का जो युग है वो कल्याण का है, जनता की भलाई का है, उसकी धारणाओं पर चलने का युग है। वहाँ पर सामाजिक और आर्थिक सुधारों से संबंधित व्यवस्थापन ने कार्यपालिका को बहुत अधिक शक्ति प्रदान कर दी है। व्यवस्थापिका अपने विशाल और सर्वप्रतिनिधि स्वरूप तथा नियमों से बंधी धीमी कार्य प्रणाली के कारण तीव्र गति से कार्य करने वाली संस्था नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार की संस्था तो केवल कार्यपालिका हो सकती है और इसीलिए या इसी तथ्य के आधार पर कुछ और बातें भी हैं जो ये जताती हैं कि कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। दूसरा जो इसका कारण है वो है दलीय पद्धति। दलीय पद्धति के विकास ने भी कार्यपालिका की शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि कर दी है। संसदात्मक लोकतंत्र में बहुमत दल के समर्थन पर टिकी हुई कार्यपालिका बहुत अधिक शक्तियां ग्रहण करती है और इसके साथ ही उच्च स्वर में घोषणा कर सकती है कि वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। इसके अलावा प्रदत्त व्यवस्थापन, वर्तमान में प्रदत्त व्यवस्थापन का जो चलन है वो बहुत अधिक हो गया है। बहुत अधिक कार्य जो हैं वर्तमान में कानून निर्माण से संबंधित बहुत अधिक बढ़ गए हैं और इस कार्य के जटिल हो जाने के कारण व्यवस्थापिका के द्वारा अपनी ही इच्छा से कानून निर्माण की शक्ति कार्यपालिका के विभिन्न विभागों को सौंप दी जाती है। इसे ही प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं और प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण भी कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। आधुनिक समस्याओं की जो जटिलता है वो भी इसका एक कारण है। इन समस्याओं का हल निकालने के लिए जिस विशेष ज्ञान, अनुभव और योग्यता की आवश्यकता होती है वह कार्यपालिका के सदस्यों के पास ही होती है। व्यवस्थापिका के सामान्य योग्यता वाले सदस्यों के पास नहीं होती है। व्यवस्थापिका के जो सदस्य हैं स्वयं अपनी अक्षमताओं से परिचित होते हैं, इसलिए आमतौर पर वे कार्यपालिका की जो शक्ति है उसका खुद ही स्वागत करते हैं और उसके बढ़ने देते हैं। इसके अलावा जो योजनाएं हैं वो तैयार करने व इन योजनाओं को कार्य रूप में परिणित करने का कार्य भी कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विदेशी जो व्यापार है वो भी इसमें आगे बढ़ने का एक कारण है। इनके संचालन शासन के बहुत अधिक महत्वपूर्ण कार्य हैं तथा इनका संचालन कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। इस आधार पर भी कार्यपालिका को सरकार के अन्य अंगों पर कुछ शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा व्यवस्थापिका की जो विघटन की शक्ति है, वर्तमान में समय के संसदीय शासन में कार्यपालिका की व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व को नाम मात्र के लिए ही रह गया है। वास्तविक तो मंत्रिपरिषद द्वारा व्यवस्थापिका को विघटित करने की शक्ति है। इसके अलावा जो नेतृत्व की क्षमता है, जो नेतृत्व की आवश्यकता है, वो भी एक कारण है कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि करने का। संपूर्ण राज्य व्यवस्था में नेतृत्व की आवश्यकता है। आज के युग में, तीव्रता के युग में प्रत्येक राज्य व्यवस्था को एक नेतृत्व की आवश्यकता है और व्यवस्थापिका या न्यायपालिका द्वारा राज्य व्यवस्था का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। यह कार्य कार्यपालिका और कार्यपालिका में भी कार्यपालिका के जो वास्तविक प्रधान हैं उनके द्वारा किया जा सकता है। वस्तुतः कार्यपालिका की सत्ता में निरंतर विकास होता जा रहा है। लिप्सन के शब्दों में कहें तो मतदाताओं द्वारा राज्य को सौंपा गया प्रत्येक नया कर्तव्य और शासन द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक अतिरिक्त शक्ति ने कार्यपालिका की शक्ति और महत्व में वृद्धि की है। कुछ व्यक्तियों के द्वारा कार्यपालिका सत्ता की इस वृद्धि को बहुत अधिक भय की दृष्टि से देखा जाता है। आशंका व्यक्त की जाती है कि इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था संकट में पड़ जाएगी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। सत्ता का जो ये विस्तार है वो निंदा का नहीं है, भय की दृष्टि से भी नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि वास्तव में प्रत्येक प्रजातांत्रिक देश के अंदर विरोधी राजनीतिक दल
समय समय पर होने वाले चुनाव, जागरूक प्रेस, स्वतंत्र न्यायपालिका ऐसी शक्तियां विद्यमान हैं जो कार्यपालिका की मनमानी करने से रोक सकते हैं। अतः कार्यपालिका पर अनाचार का जो आरोप है वो निराधार है, निरर्थक है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कार्यपालिका जो है शक्तियों का दुरुपयोग करेगी। कार्यपालिका में सामूहिक नेतृत्व के स्थान पर अब एकल नेतृत्व है देखा जाता है। एकल नेतृत्व की स्थिति को लोकतंत्र व्यवस्था का निषेध नहीं समझना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र व्यवस्था का यह एकल नेतृत्व संविधान की मर्यादाओं में रहते हुए ही अपना कार्य करता है। सामान्यतः व्यक्ति सोचते हैं कि लोकतंत्र में सामूहिक नेतृत्व की स्थिति होती है और होनी चाहिए, लेकिन व्यवहार में 20वीं सदी के उत्तरार्ध की परिस्थितियों में संसदीय व्यवस्था हो या अध्यक्षात्मक व्यवस्था, एकल नेतृत्व की स्थिति होती है। लेकिन इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये भी संविधान की मर्यादाओं में रहते हुए ही अपना कार्य करता है। अब जो दूसरा जो दृष्टिकोण है जो देखा जाता है वस्तुतः इसके अंदर, वो है कि इसमें नव निरंकुशतावाद जो है वो जन्म ले रहा है। कार्यपालिका के अब जो संबंध है व्यवस्थापिका के साथ विषय में ये स्थिति सर्वाधिक मात्रा में देखी जा सकती है। इसका अभिप्राय यह है कि नव निरंकुशतावाद का आशय संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में कार्यपालिका की निरंकुशता से है। वैसे तो सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि होते हुए देखी गई है, लेकिन संसदीय व्यवस्था में यह वृद्धि विशेष रूप से देखी गई है और इसी आधार पर ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था के एक लेख में ऐसा कहा गया है। इसे सर्वशक्तिमान कहा जा सकता है इस संस्था को, जहाँ तक इसके पास बहुमत का समर्थन होता है और इसकी स्थिति एक तानाशाह जैसी होती है। यह तानाशाही 2 पीढ़ी पहले की तानाशाही से कहीं अधिक निरंकुश है। लेकिन कार्यपालिका के नव निरंकुशतावाद का उल्लेख एक अन्य संदर्भ में भी किया गया कि वर्तमान समय में कार्यपालिका के सामान्य निरीक्षण के अंतर्गत कार्य करने वाली सरकारी विभागों को अर्धन्यायिक कोटि के व्यापक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। लेकिन ये जो धारणा है नव निरंकुशतावाद की, ये सत्य नहीं कही जा सकती, सही नहीं कही जा सकती है। सामान्यतः मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की शक्तियों में वृद्धि हुई है, व्यवस्थापिका की शक्तियों का ह्रास हुआ है, लेकिन इस आधार पर यह कहना भी ठीक नहीं है कि ब्रिटेन या संसदीय व्यवस्था वाले अन्य राज्यों में किसी भी देश में मंत्रिमंडल का निरंकुश शासन स्थापित हो गया है। सत्ता पर बहुत सारे नियंत्रण हैं, जैसे लोकसदन और देश की राजनीति में विरोधी दल का अस्तित्व, जनमत की शक्ति, लोकसदन, लोकसभा की परंपराएं, दल के सदस्यों की क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो इसको जन्म नहीं लेने देती हैं। मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था का जो केंद्र अवश्य है उसकी प्रमुखता भी है, किंतु उसकी स्थिति अधिनायक जैसी नहीं है, बिल्कुल नहीं कही जा सकती। अन्य देशों के उदाहरणों से ऐसा देखा जाता है, चाहे वो भारत हो चाहे ब्रिटेन हो, वहाँ ऐसा देखा गया है कि ऐसी चीज़ें आती रहती हैं और जाती रहती हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसकी जो निरंकुशतावाद है वो सही नहीं है। व्यवहार में मंत्रिमंडल लोकसदन को नियंत्रित करता है, लेकिन मंत्रिमंडल और लोकसदन के आपसी संबंधों की स्थिति समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। इस संबंध में एक सामान्य बात ये भी है कि यदि सरकार को लोकसदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है तो शासक दल में नेतृत्व के लिए कोई विवाद नहीं होता, तो लोकसदन में मंत्रिमंडल की स्थिति ज़्यादा अच्छी होती है, सुदृढ़ हो सकती है। अन्यथा मंत्रिमंडल को पग पग पर लोकसदन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखना होता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को समस्त राज्य व्यवस्था में प्रभावशाली स्थिति तो अवश्य प्राप्त होती है, लेकिन उसे किसी भी रूप में अधिनायक की स्थिति प्राप्त नहीं होती है तथा उनके द्वारा मनमाने आचरण की स्थिति को नहीं अपनाया जा सकता। आज की संसदीय व्यवस्था में नव निरंकुशतावाद की धारणा तथ्यों पर आधारित नहीं है। लोकतंत्र चाहे संसदीय हो या अध्यक्षात्मक, उसके नव निरंकुशतावाद में परिणत हो जाने की आशंका गलत है, निराधार है, सही नहीं कही जा सकती है। एक अन्य जो लेखक हैं उन्होंने भी ऐसा ही कहा है कि धारणा को अपनाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रशासनिक विभागों को न्यायिक अधिकार प्राप्त है। सामान्यतः प्रशासनिक विभागों के इन अधिकारों या शक्तियों की निश्चित सीमाएं हैं और सामान्यतः प्रशासनिक विभागों के इन न्यायिक अधिकारों की सीमाएं न्यायिक न्यायालयों द्वारा की जा सकती हैं। तो वस्तुतः हम कह सकते हैं कि वर्तमान में कार्यपालिका की जो शक्तियाँ हैं उनमें निरंतर वृद्धि हो रही है और वृद्धि है भी। इसके व्यवस्था का कारण है समाज का सामाजिक विकास, लोक कल्याण, जन कल्याण, प्रदत्त व्यवस्थापन, दलीय स्थितियाँ जो भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं, वो सब इसके रीजन हैं, इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि इससे कहीं ना कहीं उसकी ऐसी चीज़ें सामने आए कि वह अपना जो अधिनायकवाद है वो अपना के रखें, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतः कार्यपालिका
का जो आचरण है वो स्वतः ही सही होता है, उसमें निरंकुशतावाद कहीं भी दिखाई नहीं देती है। चाहे वह संसदीय शासन व्यवस्था हो या वो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, कार्यपालिका की सत्ता में निरंतर वृद्धि जरूर हो रही है। अतिरिक्त शक्ति ने कार्यपालिका की सत्ता और महत्व में वृद्धि की है, लेकिन वो एक दायरे में रहकर उस पर बहुत सारे अंकुश हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस पर अपना अंकुश लगाती हैं।